गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेल सिग्नलिंग का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और हम लोगों ने इसके पहले 4 क्लासेस सेल सिग्नलिंग की कर लिया है पहले से ही। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मैं एक बार और हल्का हल्का आपको रिवीजन कराते हुए फिर से चालू करूँ क्योंकि क्लासेस बहुत दिन से गैप थी तो आपको थोड़ा दिक्कत होगी। सेल सिग्नलिंग की अगर हम लोगों ने बात किया था तो हम लोगों ने कहा था कि सेल सिग्नलिंग 2 टाइप की होती है, एक इंट्रासेलुलर और एक इंट्रा और एक इंटर, ठीक है। और इसके बीच में हम लोगों ने डिफरेंस भी पढ़ा हुआ था और हम लोगों ने बात कर रखा है कि सेल सिग्नलिंग क्या है, ठीक है। और दूसरी हम लोगों ने ये भी बात कर लिया है कि लाइगेंड और रिसेप्टर के बारे में हम लोगों ने बहुत पहले ही बात कर लिया था कि लाइगेंड और रिसेप्टर क्या होते हैं। अगर हम लाइगेंड और रिसेप्टर की बात करें तो यही दोनों ही मिल करके ही आपका सेल सिग्नलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर ये सेल है तो सेल के जस्ट आउटर मेम्ब्रेन पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर हमारा क्या प्रेजेंट था, रिसेप्टर, ठीक है। जिसको ये रिसेप्टर हमारा किसका बना हुआ था, हम लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ था कि रिसेप्टर एक तरह की क्या है, एक ग्लाइकोप्रोटीन है ना बेटा। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि रिसेप्टर एक प्रोटीन है, लेकिन एक्चुअल में हम कंप्लीट पढ़ेंगे कि रिसेप्टर एक ग्लाइकोप्रोटीन है। और लाइगेंड कुछ भी हो सकता है, लाइगेंड एक हार्मोन भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी पेप्टाइड हो सकता है। तो हम लोग हमेशा बोलेंगे कि लाइगेंड क्या है यहाँ पर। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम बात करें इंसुलिन, तो इंसुलिन एक क्या है यहाँ पर, हार्मोन। तो लाइगेंड आपका कुछ भी हो सकता है। जब लाइगेंड अपने रिसेप्टर से क्या करता है, बाइंड करता है, तब ये सिग्नलिंग स्टार्ट होती है। अदरवाइज जब भी लाइगेंड अगर रिसेप्टर से अपने बाइंड नहीं किया रहेगा तो ये सेल की सिग्नलिंग स्टार्ट नहीं होगी। जब लाइगेंड अपने रिसेप्टर से आकर के बाइंड करता है तब इस रिसेप्टर में कोई ना कोई कन्फर्मेशन चेंज होता है, और जब ये कन्फर्मेशन चेंज होता है तब जाकर के अंदर सेल सिग्नल, तब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पता चलता है कि कोई मॉलिक्यूल है जो उससे बाइंड कर रखा है और अंदर की तरफ क्या स्टार्ट करनी है, हमें सेकेंडरी सिग्नलिंग स्टार्ट करनी है। लाइगेंड हमारा जो है, हम लोगों ने पहले भी बाकी सारी डिटेल में सारी बातें कर लिया है कि लाइगेंड जो है एक तरह का क्या है आपका, लाइगेंड जो है एक हार्मोन है, और वो एक हार्मोन जो है वो क्या करता है, एक्ट करता है लाइगेंड प्राइमरी मैसेंजर की तरह। पहला मैसेज इसने सेल को दिया है, इसीलिए ये एक तरह का प्राइमरी मैसेंजर है। जब ये रिसेप्टर से बाइंड करता है और रिसेप्टर में कन्फर्मेशन चेंज होता है तो अंदर एक सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं, जिनके हम लोगों ने कई टाइप्स भी पढ़ रखे हैं कि सेकेंडरी मैसेंजर फॉर एग्जांपल एडेनाइलेज, साइक्लेज, राइट। और ये एडेनाइलेज साइक्लेज किसको एक्टिवेट करता था, साइक्लिक एएमपी को, ठीक है। और ये साइक्लिक एएमपी क्या है, एक तरह का सेकेंडरी मैसेंजर है। ये बातें हम लोगों ने कर लिया था। सेकेंडरी मैसेंजर की अगर बात करेंगे हम डिटेल में तो आगे हम लोगों ने बात भी किया है कि सेकेंडरी मैसेंजर जैसे IP3 हो गया, साइक्लिक AMP हो गया, साइक्लिक GMP हो गया और कैल्शियम हो गया। तो ये सारे क्या है, सारे के सारे सेकेंडरी मैसेंजर। क्योंकि बेटा ये सेकेंडरी मैसेंजर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आपको सेकेंड मैसेज दे रहे हैं। पहला मैसेज तो आपको लाइगेंड ने दे दिया, तो ये आपके लिए क्या है, प्राइमरी मैसेंजर। और लेकिन अगर इन्होंने सेकेंड मैसेज दिया है और अंदर जाकर के क्या कर रखा है, साइटोसोल में बैठी हुई सारी प्रोटीन्स को और न्यूक्लियस में बैठे हुए DNA को अगर ये सिग्नलिंग दे रहे हैं तो हम इनको क्या कहेंगे, सेकेंडरी मैसेंजर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम समझना चाहें इस चीज़ को, अगर ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियस है और हमें अगर सिग्नल को कहाँ से कहाँ ले जाना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और हमें पता है ये हमारा क्या है, साइटोसोल, और साइटोसोल से हमें कहाँ ले जाना है, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस, है ना, ये न्यूक्लियस है। तो हमें अगर हमें सिग्नलिंग कहाँ से कहाँ पहुँचानी है, हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सिग्नलिंग कहाँ पहुँचानी है, साइटोसोल से हमें कहाँ पहुँचानी है, न्यूक्लियस, तब जाकर के हमारी एक सिग्नलिंग कंप्लीट होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे हमने अभी भी जस्ट पढ़ा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे तो अभी हमने पढ़ा कि रिसेप्टर होता है, जो रिसेप्टर और लाइगेंड ये बाइंड करके हमें पहली सिग्नलिंग देते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इन्फॉर्मेशन पता चलती है। दूसरी सिग्नलिंग हमें पता चलती है कि साइटोसोल में बैठी हुई प्रोटीन्स को एक्टिवेट करने का काम है सेकेंडरी मैसेंजर का, उसने एक्टिवेट किया, फिर उसके बाद ये अंदर जाता है एज अ फॉर्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और दे कैन एक्टिवेट अ DNA, है ना, DNA को एक्टिवेट करता है। तो हमने पढ़ा था DNA में बैठे हुए जीन्स एक्टिवेट होते हैं, फिर ये हमारा क्या होता है, एक पर्टिकुलर रेगुलेटरी प्रोसेस क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है ना। तो यहाँ पर हमें क्लियरली ये समझ में आता है कि ये किस तरह की सिग्नलिंग दिख रही है। सिग्नलिंग हमें 2 तरह की नज़र आती है, एक होती है अपस्ट्रीम और एक होती है डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग, राइट। एक होती है अपस्ट्रीम और एक हमें क्या देखने को मिलेगी, डाउनस्ट्रीम। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से साइटोसोल और साइटोसोल से हम अगर न्यूक्लियस की तरफ बढ़ रहे हैं
तो ये हमारी किस तरह की सिग्नलिंग है, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं इसीलिए क्या है, डाउन स्ट्रीम। हम नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं इसीलिए डाउन स्ट्रीम। जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ज़्यादातर सिग्नलिंग ऐसी ही देखने को आपको मिलती है, फॉर एग्जांपल GPCR जो हमें पढ़ना है, ठीक है। और अगर हम डाउन स्ट्रीम, अगर हम अप स्ट्रीम सिग्नलिंग की बात करें, अप स्ट्रीम कहने का मतलब जब आप साइटोसोल से कहाँ जाओ, आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे वापस जाओ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें GLUT4 की, GLUT4 में ऐसी सिग्नलिंग देखने को मिलेगी। एक्वापोरेंस में हमें, एक्वापोरेंस खासकर सेकंड में हमें ऐसी सिग्नलिंग देखने को मिलती है कि हम वापस से साइटोसोल से कहाँ जाएंगे, हम अगर ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये साइटोसोल है, तो साइटोसोल से हमको कहाँ जाना पड़ेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो साइटोसोल से जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ बढ़ते हैं तो हम कहते हैं इस तरह की सिग्नलिंग हमारी क्या कहलाती है, हमारी अप स्ट्रीम सिग्नलिंग, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहे हैं इसीलिए अप है, अप स्ट्रीम सिग्नलिंग। नीचे की तरफ जा रहे थे तो हम क्या कह रहे थे, डाउन स्ट्रीम सिग्नलिंग। तो पहली बात तो हम लोगों ने ये सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में मैंने पढ़ा दिया है आपको पहले भी, हम बस एक बार हल्का हल्का रिवीजन कर रहे हैं आपको, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें बेटा सिग्नलिंग के टाइप की, तो हमने इसके बारे में भी डिस्कस कर लिया था कि सिग्नलिंग 4 तरह की होती है, एक ऑटोक्राइन, एक पैराक्राइन, एक इंडोक्राइन और एक जक्स्टाक्राइन। हमने बात किया था ऑटोक्राइन किस टाइप की सिग्नलिंग है। ऑटोक्राइन की अगर हम बात करें, अगर कोई सेल है, उसी सेल से लाइगेंड रिलीज हो रहा है और उसी सेल पे उसका क्या है, रिसेप्टर अगर प्रेजेंट है और वहाँ आकर के उसकी बाइंडिंग हो रही है, तो उसको हम ऑटोक्राइन कह रहे थे। पैराक्राइन कहीं दूर बैठे हुए सेल के लिए, और इंडोक्राइन की अगर हम बात करेंगे तो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, और जक्स्टाक्राइन सेल टू सेल कॉन्टैक्ट होता है। तो हमने ये डिटेल में पढ़ा भी है और प्लस इसके बारे में हमने डिस्कस भी आपको प्रॉपर कर रखा है। अब हम लोग डायरेक्टली ये सारी चीज़ें तो पढ़ चुके हैं, अब हम डायरेक्टली आते हैं GPCR के बारे में, जो हमें डिटेलली पढ़ना है और डिस्कस करना था। अगर हम GPCR की बात करें तो GPCR का फुल फॉर्म होता है ग्वानिन प्रोटीन एक्सचेंज रिसेप्टर। तो यहाँ पर हम डिटेल में अगर पढ़ें तो G क्या इंडिकेट करता है, ग्वानिन के लिए है ये, ठीक है। ये ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड के लिए आप G यूज़ करते हो। और यहाँ पर जो आपको रिसेप्टर मैंने आपको कई बार बताया है कि बेटा रिसेप्टर के कई टाइप्स होते हैं। जैसे यहाँ पर सर्पेंटाइन रिसेप्टर आपको नज़र आ रहा है। सर्पेंटाइन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये 7 टाइम पास है, तो ये सर्पेंटाइन है, सर्पेंटाइन रिसेप्टर है ना, सर्पेंटाइन रिसेप्टर। क्योंकि अगर आप देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 टाइम पास किया, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सर्पेंटाइन। और भी रिसेप्टर हमने देखा था, इस तरह के भी रिसेप्टर थे, इस तरह के भी रिसेप्टर थे, मस्कुरेनिक रिसेप्टर जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर रिसेप्टर की हमें ज़रूरत, और ये रिसेप्टर हमेशा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। जब भी रिसेप्टर की बात करेंगे तो इस रिसेप्टर से हमने पहले भी पढ़ा है कि कौन बाइंड करता है, एक पर्टिकुलर लाइगेंड, ठीक है। जैसे हर एक पेन की अपनी एक कैप होती है, वैसे हर एक रिसेप्टर का अपना क्या होता है, पर्टिकुलर लाइगेंड होता है। यहाँ पर जैसे इंसुलिन का है, तो ज़रूरी नहीं है कि इंसुलिन के लिए जो रिसेप्टर यूज़ किया गया है वो इंसुलिन, अगर मान लेते हैं ये इंसुलिन रिसेप्टर है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई और हार्मोन आकर के इपिनेफ्रिन या कुछ बाइंड कर लेगा। यहाँ जब भी बाइंड किया करेगा तो वो इंसुलिन का ही रिसेप्टर करेगा, ठीक है, और कोई नहीं आकर के बाइंड कर सकता। तो यहाँ पर कौन बाइंड करेगा, अगर यहाँ पर इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन का ही रिसेप्टर आकर के यहाँ पर क्या करेगा, बाइंड करेगा। तो मैंने ये आपको एग्जांपल लेकर के समझाया, ठीक है। तो यहाँ GPCR के केस में अगर हम देखना चाहें तो सर्पेंटाइन रिसेप्टर जो है वो रिसेप्टर हमेशा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ही प्रेजेंट होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। अगर हम GPCR की बात करेंगे तो हमें कई तरह की सिग्नलिंग देखने को मिलेगी, और उस सिग्नलिंग के साथ साथ हमें सेकेंडरी मैसेंजर देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर है कि मैं रफली आपको बस बता रही कि G प्रोटीन है, राइट। G प्रोटीन ने एक्टिव किसको किया, सेकेंडरी मैसेंजर। ये मेम्ब्रेन बाउंड आपका ये क्या है, एडिनाइलेज साइक्लेज, जो कि मेम्ब्रेन पर क्या इफेक्टर मॉलिक्यूल है, एक तरह का क्या है, इफेक्टर मॉलिक्यूल है। और ये इफेक्टर मॉलिक्यूल कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये मेम्ब्रेन पर हमेशा बाउंड रहता है, ठीक है। मेम्ब्रेन पे हमेशा क्या होगा, बाउंड फॉर्म में प्रेजेंट होगा, अभी हम लोग देखेंगे भी। और ये आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये आगे चल के ये डाउन स्ट्रीम सिग्नलिंग कर रहा है, और ये आपको साइक्लिक AMP मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है कि एक तरह का क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर है। और ये सेकेंडरी मैसेंजर किसको एक्टिवेट कर रहा है, PKA को, प्रोटीन काइनेज A इसको हम बोलते हैं। और ये प्रोटीन काइनेज A आगे चल करके सिग्नलिंग में पार्टिसिपेट करेगा और आपका डाउन स्ट्रीम सिग्नलिंग को रन करने में मदद करता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि मेनी टारगेट प्रोटीन एंड जीन रेगुलेटरी प्रोटीन्स को ये क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। जैसे यहाँ पर आपने सेकंड देखा, हम लोग 2 तरह के देखेंगे एक्चुअल में। एक अगर साइक्लिक AMP आ रहा है तो हम कहेंगे GPCR में 2 पाथवे रन होते हैं, एक होता है G अल्फा और एक होता है GQ पाथवे।
तो जब जी अल्फा रन होगा तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, एडिनाइलेज, साइक्लेज, साइक्लिक एएमपी और पीकेए। जब इस तरह के देखने को मिलेंगे तो आप तुरंत समझ जाओगे कि वो क्या रन हो रहा है, जी अल्फा पाथवे। लेकिन अगर इसी की जगह जी प्रोटीन के लिए IP3, कैल्शियम, डैग एक और सेकेंडरी मैसेंजर होता है, ये अगर इंक्लूड हो रहे हैं और इसके थ्रू अगर सिग्नलिंग रन हो रही है तब आप बोलेंगे इसको GQ अल्फा पाथवे, ठीक है। जिसके थ्रू जी प्रोटीन क्या करती हैं, PLC आपको यहाँ दिख भी रहा है, PLC फॉस्फोलाइपेज C और ये डाईएसाइल ग्लिसरॉल टैग को एक्टिवेट करके ये दो रास्ते करती हैं, एक PKC को एक्टिवेट करती हैं, प्रोटीन काइनेज C को, और एक तरफ ये कैल्शियम को, ठीक है। तो ये आप यहाँ क्लियरली देख पा रहे हो कि यहाँ पर आपका क्या रन हो रहा है, GPCR के थ्रू सेकेंडरी मैसेंजर का रन अप देखने को आपको मिल रहा है, ठीक है। अगर हम GPCR की बात करें, बेटा हम लोगों ने सब कुछ डिस्कस कर ही लिया है लगभग। अगर हम यहाँ बात करें तो हमें ये पूरा क्लियरली GPCR का पाथवे दिख रहा है और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, लाइगेंड। ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल क्या है, एक्ट करेगा लाइगेंड की तरह, और ये क्या होगा आपका पहला प्राइमरी मैसेंजर जो आपको पहला मैसेज देगा। ये आकर के बाइंड किया कहाँ पर, अपने पर्टिकुलर रिसेप्टर जो जिसको आप सर्पेंटाइन रिसेप्टर कह रहे थे, 7 टाइम पास है इसलिए सर्पेंटाइन रिसेप्टर, ये आया और GPCR मतलब जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर को इसने क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। इसने जब तक लाइगेंड की बाइंडिंग नहीं होगी तब तक आप इस पाथवे को एक्टिवेट नहीं कर सकते। जब लाइगेंड आकर के बाइंड करेगा तभी ये पाथवे क्या होगा, एक्टिवेट होगा। अब ये GPCR जो है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, ये कई ढेर सारे सब यूनिट से मिलके बना हुआ है। जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहा है एक अल्फा सब यूनिट, एक बीटा सब यूनिट और एक गामा सब यूनिट। 3 सब यूनिट यहाँ पर इन्वॉल्व होती हैं इस पाथवे में, ठीक है। एक अल्फा, बीटा और एक गामा सब यूनिट, और इस सब यूनिट की मदद से ही ये पाथवे क्या होता है, रन होता है। यहाँ पर जब लाइगेंड की बाइंडिंग नहीं होती है तो अल्फा के पास एक्चुअल में कौन सी प्रॉपर्टी होती है, GTPase प्रॉपर्टी होती है। ये GTPase एक्शन को रखा रहता है। जब लाइगेंड एब्सेंट होता है तब यहाँ पर क्या होता है, जी अल्फा हमेशा GDP बाउंडेड रहती है, और GDP बाउंडेड रहेगी तो ये क्या रहेगी, इनएक्टिव, तब ये पाथवे रन नहीं होगा। लेकिन अगर लाइगेंड है और वो अपने पर्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, GDP जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, आपकी GTP में, और GTP के प्रेजेंस पे अल्फा जो है वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, है ना। और जब भी GDP था उसके प्रेजेंस में गामा और बीटा क्या थे, एक्टिव थे, क्योंकि वो GDP के प्रेजेंस में एक्टिव होते हैं। लेकिन जैसे ही अल्फा एक्टिव हुए वैसे ही गामा और बीटा क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे, है ना, इनएक्टिव हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाया जा रहा है कि लाइगेंड अगर बाइंड है तो बेटा ये आप देखो ये किस मोड में पड़े हुए हैं, ये इनएक्टिव मोड में है ना, इनएक्टिव है। लेकिन आप अल्फा को अगर ध्यान से देखो वो GTP कंटेन कर रखा है क्योंकि इसके पास GTPase प्रॉपर्टी है। और यहाँ एक अभी मैं फ्लो चार्ट भी आपको दिखाऊंगी और वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कि GTP अपने मन से तो GTP में कन्वर्ट नहीं हुआ। यहाँ पर एक एंजाइम आता है जिसको हम कहते हैं ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर। ये फैक्टर इसको क्या करता है, GTP को GDP में कन्वर्ट करता है जब लाइगेंड वहाँ पर प्रॉपर बाइंड करता है। अब ये GTP के प्रेजेंस में जब ये पाथवे एक्टिव हो गया तो ये किसको एक्टिव करेगा, एडिनाइलेज साइक्लेज जो आपका इफेक्टर मॉलिक्यूल है, और आप देखो ये मेम्ब्रेन पर बाउंड है। अब ये क्या करेगा, ATP से क्या करेगा, साइक्लिक AMP बनाएगा, और साइक्लिक AMP आपका क्या है, एक सेकेंडरी मैसेंजर है, ठीक है। जब साइक्लिक AMP बन गया तो ये साइक्लिक AMP किससे जा करके बाइंड कर रहा है, एक प्रोटीन होती है जिसको आप कहते हो PKA, प्रोटीन काइनेज A। ये क्या है आपका, PKA है, और ये प्रोटीन काइनेज A के पास 4 सब यूनिट होते हैं, 4 बाइंडिंग साइट है। इस PKA के पास 2 कैटालिटिक और 2 रेगुलेटरी साइट होती है। आप देख रहे हो 2 कैटालिटिक और 2 रेगुलेटरी साइट, RR कैन इंडिकेटेड रेगुलेटरी एंड CC कैन इंडिकेटेड कैटालिटिक, और कैटालिटिक साइट ही इसकी क्या होती है, एक्टिव होती है। PKA से कौन आकर के आप देख रहे हो बाइंड कर रहा है, ये 4 साइक्लिक AMP बने हुए हैं जो वो 4 बाइंडिंग साइट पे जाकर के क्या कर रहे हैं, बाइंड कर रहे हैं, और इस PKA प्रोटीन को क्या कर रहे हैं, एक्टिव कर रहे हैं। क्योंकि PKA पहले क्या थी, पहले तो वो इनएक्टिव ही रहेगी ना, क्योंकि हमेशा पाथवे थोड़ी ना ऑन करना है। लेकिन PKA जब एक्टिव करना है आपको
तो आपने साइक्लिक एएमपी को क्या कर रखा है, उसके चारों बाइंडिंग साइड पे बाइंड कराया। जैसे ही ये पीके ही एक्टिव हुई, किस कैटालिटिक साइट की वजह से, ये कैटालिटिक साइट जो है वो कहाँ जाएगा, कैटालिटिक सेंटर न्यूक्लियस में एंटर कर रहा है। ये क्या है आपका, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में एंटर करके ये एक तरह का ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो कि आपको डीएनए पर बाइंड करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर बैठी हुई कई ढेर सारे न्यूक्लियस प्रोटीन जो कि क्या थी, ऐसा नहीं था कि वो न्यूक्लियस प्रोटीन पहले से प्रेजेंट नहीं थी, वो प्रेजेंट थी बट इनएक्टिव मोड में प्रेजेंट थी। साइक्लिक यहाँ पर जैसे साइक्लिक एएमपी आया, पीके एक्टिवेट हुआ, वैसे ही यहाँ पर क्या हुआ, पीके की वजह से पीके ने फॉस्फोराइलेट किया। पीके का काम क्या है, फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन कहने का मतलब एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। जैसे इस प्रोटीन पर फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ सीआरबीपी पे, ये प्रोटीन क्या हो गई, एक्टिव हो गई और अपना कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन जो भी उसे करना है वो अपना परफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो इसी तरह से आपका क्या होता है, पाथवे रन होता है जीपीसीआर। और इसको हम ऐसे रफली अगर समझना चाहें तो सबसे पहले क्या हुआ, अगर इसको हम डिटेल में अगर समझना चाहें एक फ्लो चार्ट की हेल्प से अगर, तो सबसे पहले क्या हुआ, जी अल्फ़ा से क्या हुआ, जी अल्फ़ा में जो अल्फ़ा प्रोटीन थी वो क्या थी, जीटीपेज एक्टिव, जीटीपी कंटेन कर रखी थी, है ना। और बीटा और गामा क्या थी, इनएक्टिव मोड में है, इनएक्टिव मोड में है, इनएक्टिव, है ना। और ये एक्टिव हुई, एक्टिव होकर के इसने क्या किया, एक्टिव होकर के एडेनाइलेज साइक्लेज को एक्टिवेट किया। एडेनाइलेज साइक्लेज ने क्या किया बेटा, एटीपी की मदद से आपका क्या बना दिया, साइक्लिक एएमपी। और ये साइक्लिक एएमपी सेकेंडरी मैसेंजर है। अब इसका काम मैंने आपको पहले भी बताया था, क्या करेगी, ये साइटोसोल में बैठी हुई सारी प्रोटीन्स को एक्टिवेट कर रही है। पीके क्या है, एक साइटोसोलिक प्रोटीन है, उसको उसने क्या कर दिया है, इनएक्टिव था उसको एक्टिव कर दिया। पीके ए को जो कि साइटोसोलिक प्रोटीन है उसको इनएक्टिव से एक्टिव कर दिया। अब ये पीके कहाँ जा रही है, न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में बैठे हुए डीएनए को क्या कर रही है, एक्टिव कर रही है उसमें जीन्स को, और जीन अपना क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर कोई रेगुलेटरी फंक्शन करता है। तो इसी तरह से आपका क्या होता है, ये जी प्रोटीन का पाथवे रन होता है। मैंने जो अभी अभी आपको बताया कि जीटीपी कैन कन्वर्टेड इनटू जीडीपी, तो देखो आप यहाँ पर जब तक वो जीटीपी में थी क्या है, ऑफ है। जब वो जीटीपी में, जब ये जीटीपी लेकर रखी हुई है तो ये क्या है, ऑन है। और यहाँ पर एक फैक्टर मैंने आपको डिस्कस किया, ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर, वो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, जो कि जीटीपी को जीडीपी में एक्सचेंज फैक्टर कहा जाता है, ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर। ये इसको क्या करती है, चेंज करती है। और वापस से अगर कभी आपको जीटीपी से जीडीपी बनाना रहा है, ऑफ करना है पाथवे, तो आप जीएपी का यूज़ करते हो, ठीक है। यहाँ पर तो आपको ये बात क्लियर है। दूसरी चीज़, वही चीज़ मैंने प्रोटीन काइनेज ए के बारे में जो बात किया, एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन काइनेज ए, ये कब एक्टिवेट होती है, आप देखो यहाँ पर पहले दो रेगुलेटरी डोमेन है, इसको दो कैटालिटिक साइट है। तो साइक्लिक एएमपी जैसे ही आया, ये बाइंड किया और इसको क्या कर रहा है, इसको अगर ध्यान से देखिए तो ये क्या हो गया, पहले पीके क्या था, इनएक्टिव था, क्योंकि अभी साइक्लिक एएमपी यहाँ पर बाइंड नहीं हुआ है, साइक्लिक एएमपी यहाँ नहीं आया हुआ है, इसलिए ये इनएक्टिव है। लेकिन जैसे साइक्लिक एएमपी आया, ये साइक्लिक एएमपी बाइंड कर रहा है चारों उसकी कैटालिटिक साइट से, तो ये क्या हो जा रहा है, आप देखो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, एक्टिव हो जा रहा है। ये इसका क्या दिखा रहा है, एक्टिव मोड ऑफ पीके। पीके क्या हो गई है, एक्टिव हो गई है। तो ये मैंने आपको अलग से फ्लो चार्ट में बना करके दिखाया है ताकि आपको मिक्सअप ना लगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्लियरली आप अगर देखो, एडेनाइल एक्टिवेशन ऑफ इफेक्टर मॉलिक्यूल, मैंने आपको पहले भी बोला इफेक्टर प्रोटीन क्या है, एडेनाइलेज साइक्लेज, एसी जिसको आप कह रहे थे, और वो क्या कर रही थी, एक तरह की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर बाउंड थी। एसी जो है मल्टी पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, देखिए लिखा है ना, मल्टी पास ट्रांस मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम, ठीक है, सिंथेसाइज बाई साइक्लिक एएमपी। आपने देखा एटीपी से क्या कर रही थी, वो साइक्लिक एएमपी ही तो बना रही थी, और ये एक्टिवेट करती है जी प्रोटीन को, ठीक है, ताकि वो अपना पाथवे रन कर सके। यहाँ आपको लाइगेंड बाइंड करता दिख रहा है, वही सेम चीज़, बीटा इनएक्टिव है, अल्फा जीटीपी कंटेन किया है, एक्टिव हो गया, इफेक्टर मॉलिक्यूल एक्टिव हो गए, और ये अपना आगे क्या कर रहे हैं, साइक्लिक सेकेंडरी मैसेंजर को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो ये भी पाथवे आपको क्लियर ही हो गया होगा। बाकी सारी चीज़ें हम लोगों ने क्लास में बहुत सी चीज़ें डिस्कस कर रखी हैं, ठीक है, तो आपको ये लगभग क्लियर ही होना चाहिए, इसमें मैंने काफ़ी टाइम दिया है, आपको लिख लिख के क्लास में बता रखा है।
यहाँ देखिए फिर से मैं एक बार डिस्कस कर दे रही हूँ सेकेंडरी मैसेंजर जो हम लोगों ने IP3, जब आपका क्वेश्चन भी है कि सेकेंडरी मैसेंजर को अगर डिफाइन करने को आ गया तो आप ये फ्लो चार्ट बना सकते हो। IP3 डैग पाथवे, आप मुझे बताओ ये भी GPCR का पाथवे है बेटा। वहाँ पर हम लोगों ने देखा एडनाइलेज साइक्लेज को लेकर के ये रन हो रहा था, है ना, तो हमने वहाँ पर क्या बोला G अल्फा। आप बताइए यहाँ पर क्या बोलोगे, GQ पाथवे, ये भी GPCR का है लेकिन G क्यूब है, ठीक है। यहाँ पर भी आप लाइगेंड देख रहे हो बाइंड कर रहा है अपने, ये कौन सा है, सर्पेंटाइन रिसेप्टर, ठीक है, GQ के लिए। वही इनएक्टिव है, ये इनएक्टिव मोड में है, ठीक, और ये क्या हो गई अपनी एक्टिव मोड में आ गई, एक्टिव मोड में, ठीक है। फिर ये किसको एक्टिवेट कर रही है, वहाँ पर आपका सेकेंडरी मैसेज, वहाँ पर एडनाइलेज साइक्लेज था, यहाँ पर क्या आ गया है आपका इफेक्टर मॉलिक्यूल PLC क्या है, फॉस्फोलाइपेज C, और यहाँ पर बीटा उसके कई 6 आइसोमेरिक फॉर्म होते हैं, यहाँ पर आपका बीटा है, और PLC क्या है, फॉस्फोलाइपेज C। ये PLC किसको एक्टिवेट करती है, PLC2 को। ये एक तरह का लिपिड कटर होता है, और ये क्या करेगा, PIP2 ये डैग को एक्टिवेट करेगा। डैग हमेशा मेम्ब्रेन बाउंड है, ये सभी क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर हैं। यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये आपको ब्लू कलर का जो आप देख रहे हो, ये IP3, ये 3 जो दिखा रहा है, ये जो स्टार है, ये एक्चुअल में फॉस्फेट की 3 फॉस्फेट है, इसीलिए IP3, ठीक है। तो IP3, और यहाँ पर आप देख रहे हो IP3 एक तरह का क्या है, यहाँ पर जा रहा है और अपने रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है। इसका रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट आपको नजर आ रहा है, ER, एक्चुअल में इसको हम डायरेक्टली बोलेंगे SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे इसका एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं IP3 गेटेड आयन चैनल, लाइगेंड गेटेड आयन चैनल। तो IP3 का अगर किसी ने रिसेप्टर पूछा कहाँ प्रेजेंट होता है, IP3 का रिसेप्टर आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट होता है, और ये IP3 यहाँ पर आकर के सेकेंडरी मैसेंजर साइटोसोल में प्रेजेंट है। ये आकर के कहाँ बाइंड कर रहा है, अपने रिसेप्टर से लाइगेंड की तरह एक्ट कर रहा है, आके बाइंड कर रहा है, और क्या कर रहा है, यहाँ पर कैल्शियम का कंसनट्रेशन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हाई है, ये कैल्शियम को क्या कर रहा है, पकड़ के कहाँ ले आ रहा है, बाहर। और यहाँ पर एक प्रोटीन होती है जिसको आप कहते हैं कैलमोड्यूलिन, ये कैल्शियम को क्या करती है, बाइंड करती है, और वापस से PKC को क्या करती है, एक्टिव करती है। तो एक आपका ये पाथवे है सेकेंडरी मैसेंजर के लिए, और एक हमने वो पढ़ रखा था, ठीक है। चलो, थैंक यू।